जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अभ्यास क्लासेस के एक नए वीडियो में। सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त के लिए कंडक्ट होने जा रहा है, इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। हिंदी पेडागोजी का ये वीडियो है जिसमें हमारा टारगेट है कि आप 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही करके आएँ। ये वीडियो पिछले 5 सालों के विश्लेषण करके क्वेश्चंस पर बनाया गया है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न और उनकी हम प्रकृति को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रश्न को हल कैसे करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो ये ध्यान रखना है, बात कर रहा है मध्यस्थ बनाए बिना। जैसे हम कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, मान लीजिए जर्मन लैंग्वेज हो, और उसे हम सीधे सीखना चाहें इंग्लिश में, ठीक है, बीच में कोई हमारी जो मातृभाषा है हिंदी उसका प्रयोग ना करें, तो वो विधि कैसी होगी वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं: अनुवाद विधि, दुभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए सीधे जर्मन से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। देखिए शब्द को ध्यान से सुनिए, मध्यस्थ बनाए बिना, यानी कि हम सीधे सीधे सीख रहे हैं किसी दूसरी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के लिए, तो वो विधि होगी देखिए प्रत्यक्ष विधि। कौन सी? प्रत्यक्ष। अगर हम किसी इंटरमीडिएट भाषा का प्रयोग करते तो वो होती अप्रत्यक्ष विधि। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो देखिए, क्योंकि सीधे हम दूसरी भाषा को सीखेंगे तो वो होगी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अनुवाद विधि अगर हम देखेंगे तो इसमें भी अपनी मातृभाषा में आपको अनुवाद करके सीखना होगा। द्विभाषी विधि में तो दो भाषाएं वैसे ही यूज हो जाएंगी, तो फिर वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सही। तो सही आंसर होगा सीधे सीधे सीखना बिना किसी इंटरमीडिएट के, तो वो होगा प्रत्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ये गलत है। देखिए कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आंसर में दिया हुआ है तो आप उसको सही आंसर कंसीडर ना करें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको सीटेट में कि कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सबसे बेहतरीन बात यही है आंसर लगाते समय, करेक्ट आंसर लगाते समय हमेशा जो पॉजिटिव अप्रोच का आंसर होगा वही सही आंसर होगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तो देखिए ये बात सही है, ठीक है। खेल में आनंद आता है, तो सिर्फ खेल में आनंद ही नहीं आता है बल्कि इससे हमारा शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, समूह की भावना का विकास होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय आंसर भी ना दें, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए खेल से सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास भी होता है, और भी कई अनुशासन, समूह प्रवृत्ति, इनका विकास होता है। तो सही आंसर तब होता है ये वाला जब सर्वांगीण विकास की बात होती। तो देखिए इसका सही आंसर अपने आप हो गया 2, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके सारे आंसर्स में जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको सही से पढ़ना है, फिर आपको देखना है कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। पाठ के अंत में देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। देखिए सबसे पहले जो कीवर्ड होते हैं उनको आप अंडरलाइन जरूर कर लें, इससे आपके जो प्रश्न है, आंसर हैं, उसमें गलतियों की संभावनाएं कम होंगी। विशेषकर अगर कोई नहीं है तो इसको जरूर नोटिस कर लें पहले से ही, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें क्वेश्चन करते समय, ठीक है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ये बताना है।
तो भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखिए, याद करवाना ये कहीं भी शामिल नहीं है। बच्चों के पाठ्यक्रम में याद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद कर लीजिए कि याद का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बच्चों की भाषा को विस्तार देना है, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का विकास करना भी है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर भी देना है। तो क्या नहीं है? ये नहीं है याद करना। तो कौन सा आंसर सही होगा? चौथा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, क्या उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्रश्न, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, ठीक है, जो पठन पाठन का जो अंत में कैसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हों। तो क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, देखिए 2। अब कैसे होगा कि सरल भाषा वाले हों, ये बिल्कुल सही है कि भाषा वाले सरल हों, लेकिन सिर्फ भाषा से ही बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। ये मैंने अभी बताया था, उन्हें कुछ करने का अवसर ज़रूर मिलना चाहिए बच्चों को। तो ये पहला सही नहीं होगा। केवल पाठ से ही संबंधित हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ क्रिएटिव भी होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, हमारे पास पड़ोस से संबंधित होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा है कि पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर पाठ पर बिल्कुल आधारित नहीं होंगे तो फिर बच्चा उससे कर ही नहीं पाएगा। पाठ से आधारित और उससे रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है, तो ये दोनों होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 2 होगा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऐसी एक्सरसाइज लेसन के अंत में जरूर होनी चाहिए। 5 नंबर देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है। ठीक है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है पूर्ण रूप से होता है। मातृभाषा भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी जानता है और कक्षा 1 का बच्चा है, वो पढ़ने आता है और आप उसे इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। तो उस क्या होगा, मातृभाषा का व्याघात इसलिए पूर्ण रूप से होता है, आंशिक नहीं होता है। वो समझेगा ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मातृभाषा में इसलिए पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 6, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपर मानते हैं? यानी कि जो CCE है, एक तरीके से कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसका आकलन करते समय किसे सर्वोपर मानते हैं, किसे सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं? कठिन प्रश्नों का श्रुतलेख, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखवाना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए यही आंसर चौथा है, ये सही है, क्योंकि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन में। ठीक है, कि बच्चे विभिन्न संदर्भ, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में, बच्चा जब पढ़ने आता है, क्लास फर्स्ट में आता है, तो हम उससे उसके परिवार के बारे में, उसके पास पड़ोस के बारे में पूछते हैं सबसे पहले, जिससे वो अपनी बात को एक्सप्लेन करना सीखे, अपने विचारों को बताना सीखे। तो ये सही आंसर है कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए पठन क्षमता, ठीक है, रीडिंग स्किल, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बार बार, जो की पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन जरूर करते रहें।
प्रश्न सॉल्व करते समय कि पठन क्षमता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रीडिंग स्किल में, आतंकवाद पर आधारित निबंध। कभी भी क्यों आतंकवाद पर ही निबंध क्यों पढ़ना है, कुछ भी पढ़ सकता है बच्चा, तो ये तो गलत हो ही गया। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है, ठीक है, 2 नंबर, कि बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी उसे पाठ्य पुस्तक से जरूरी नहीं है होनी चाहिए, किसी न्यूज़पेपर से हो सकती है, किसी पाठ्य पुस्तक के अलावा पुस्तकालय से संबंधित किताबें होती हैं उससे हो सकती है। औपचारिक पत्र ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लेटर हो, ठीक है, कोई भी बुक हो सकती है जिसमें कहानी मिले, वहाँ से बच्चा पढ़ सकता है। वो बस कहानी बच्चे के इंटरेस्ट के आधारित होनी चाहिए और तभी वो पढ़ेगा। तो जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, ठीक है। 8 नंबर देखिए कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। जो होमवर्क देते हैं HW, इसका उद्देश्य क्या होता है, ध्यान रखना है। ये भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में सिर्फ आपको बताना है। सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना। देखिए बाकी तीनों तो ऑलरेडी ही गलत हो गए, क्योंकि अभिभावकों को प्रसन्न करना होमवर्क देने का कभी उद्देश्य है, गलत। आप भी जानते हैं बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना नहीं, कुछ नया सीखना, ठीक है। बच्चों का हमेशा उद्देश्य है कुछ नया सीखना, और सिर्फ औपचारिक माध्यमों से, स्कूल के माध्यम से ही नहीं, ठीक है, कहीं से भी, परिवेश से कुछ भी सीखना और सीखने का मौका मिलना, ठीक है। इस अप्रोच को आप हमेशा अप्लाई कीजिए आंसर देते समय। कापियां भरवाना ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में, तो सही आंसर होगा सीखने को विस्तार देना। प्रश्न नंबर 9, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? अधिकार प्राप्त करने का मतलब है भाषा पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शब्दों के अर्थ को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। देखिए जो पहला है वो गलत है। देखिए शब्दों के अर्थ को जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि उस भाषा की वाक्य संरचना, ग्रामर जानने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो इंग्लिश बोलते हैं वो क्या इंग्लिश पहले ग्रामर सीखते हैं? बच्चे शुरू से ही इंग्लिश बोलते हैं। हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हम हिंदी की बच्चा ग्रामर सीखता है पहले? नहीं, वो भाषा का प्रयोग कैसे करना है ये सीखता है। तो भाषा का आधिकारिक प्रयोग कैसे करना है ये जरूरी है, ठीक है। भाषा का व्याकरण जानना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पाठन है ये, ठीक है, पाठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यानी पढ़ने को, रीडिंग को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। वैयक्तिक स्तर पर सस्वर, मौन, सामूहिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैयक्तिक, यानी कि पर्सनल। प्रत्येक बच्चे को पर्सनल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सस्वर जरूरी नहीं है कि वो गा के ही सारी चीज़ों को पढ़े, जरूरी नहीं है भी मौन रूप से ही पढ़ें, जरूरी नहीं है सारे बैठ के ही पढ़ें। व्यक्तिगत पढ़ना, अलग अलग पढ़ना सबको बहुत ज़रूरी है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में भाषा की में आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। देखिए आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, आकर्षक चित्र और कागज की गुणवत्ता का कोई मैटर नहीं है, ये दोनों ऑलरेडी गलत हैं, ठीक है। और भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों की बहुलता भी जरूरी नहीं है, अभ्यासों की महत्ता होती है मैथ जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आंसर नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। कौन सा आंसर सही होगा? पठन लेखन में दक्ष होते हैं, गलत है। पढ़ना थोड़े ना जानते हैं। क्लास 1 का बच्चा आएगा आपसे एडमिशन लेने तो पढ़ना थोड़ी ना जानता है वो,
भाषा के व्याकरण नियम जानती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो पढ़ना ही नहीं जानता है, व्याकरण तो बहुत दूर की बात। तुतला कर बोलते हैं, जरूरी नहीं है तुतला के बोलना, और समय के साथ ऐसा होता है, बाद में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो अपनी स्व अभिव्यक्ति जरूर जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, स्व अभिव्यक्ति चीज़ों के बारे में, परिवेश के बारे में, घर के बारे में जरूर जानते हैं। तो सही आंसर होगा इसका दूसरा। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि पढ़ना आ रहा है किसी बच्चे को या नहीं आ रहा है, उसकी एबिलिटी को चेक कैसे करें। तो वो है ब्राह्म चिन्ह का ज्ञान, पढ़ने में प्रभा, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए, ब्राह्म चिन्ह का ज्ञान ये कोई जरूरी नहीं है पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में प्रभा जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी होता है बाद में जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं, छोटे लेवल पे नहीं है। वर्णों की पहचान भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पढ़ क्या रहा है ये वो समझ रहा है या नहीं। जैसे आम, तो वो उसके मस्तिष्क में ये इमेज बन रही है नहीं कि आम किसे कहते हैं। हाथी, हाथी पढ़ते समय उसके मस्तिष्क में ये इमेज जरूर बननी चाहिए, हाथी क्या होता है। तो एक अर्थ, सार्थक अर्थ का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न जो 13 है इसका सही आंसर तीसरा होगा, अर्थ का निर्माण। 14 नंबर, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। देखिए, आगमन विधि को ध्यान रखिए, इसकी क्या विशेषता है कि जो आगमन विधि है इसकी विशेषता पूछ रहा है, और मैं यहीं पे बता देता हूँ, दो प्रकार की ये विधियाँ होती हैं, आगमन और देखिए निगमन। तो आगमन और निगमन, देखिए आगमन विधि होती है वो भाषा में प्रयोग की जाती है, और निगमन विधि होती है वो गणित में प्रयोग की जाती है। अब कैसे प्रयोग की जाती है? देखिए, गणित में जो निगमन विधि का मतलब होता है पहले फॉर्मूला देना और बाद में एग्जाम्पल देना। ठीक है, पहले क्या देना? पहले कोई फार्मूला देना और बाद में एग्जाम्पल देना। और जबकि आगमन विधि में होता है पहले उदाहरण देना और बाद में उसका विश्लेषण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो ध्यान रखिए, ये दोनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन भाषा के लिए, निगमन गणित के लिए। निगमन यानी पहले कोई सूत्र बताते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराते हैं। जबकि भाषा में क्या करते हैं, पहले कोई बताते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहले कविता सुनाई, फिर उसमें पूछते हैं इसमें रस कैसा है, अलंकार कैसा है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी। ठीक है, ये इसमें विभिन्न शब्दों का अर्थ क्या है, ये सब बात की बात है। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। क्या मतलब है? ठीक है, भाषाई क्षमताओं का विकास करना। तो भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। देखो, नियमों की कोई बात नहीं होती है, प्राइमरी लेवल पर नियम सीखना जरूरी नहीं है, बस वो अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना आना चाहिए अपनी बात के लिए। तो भाषिक संरचनाओं का भी कोई मतलब नहीं है। भाषा प्रयोग की कुशलता, भाषा प्रयोग पर अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन कुशलता जरूरी नहीं है वो भाषा में निपुण हो जाएगा, लेकिन भाषा अनुकरण में बहुत निपुण होगा बच्चा शुरू से ही, क्योंकि उन्हें अनुकरण करने की शुरू से ही आदत होती है। बच्चा बहुत जल्दी से अनुकरण करना सीखता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बताना है आपको। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों को मनोरंजन करना। देखिए, सिर्फ मनोरंजन करना उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। अनुशासन में खेल द्वारा अनुशासन में रखा जाता है, कहानी द्वारा नहीं। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास ये कुछ हद तक कविताओं में होता है, लेकिन कहानी में नहीं। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास ये बिल्कुल सही है। कहानी सुनाकर बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है और उनसे भी कहानियाँ बनवाने की या सुनने का प्रयास करते हैं।
प्रश्न नंबर 17, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। देखिए, ये दोनों बातें शामिल हैं, अपनी बात कह पाना और दूसरे की बात समझ पाना। इसलिए ये सिर्फ एक ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना ये भी गलत है, बल्कि सही आंसर है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ये भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 18, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है? तो ये विचार ध्यान रखिए वाइगोत्स्की का है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? ठीक है, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा के विविध अवसरों की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। मैं बार बार बता चुका हूँ कि भाषा के विविध अवसर मिलें, उन्हें बोलने के, अभिव्यक्ति के अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है और बार बार यही आंसर सही होता है। तो हमेशा इस बात को अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि भाषा के विविध अवसर मिलना चाहिए, भाषा का विस्तार होना चाहिए बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, ठीक है, क्या कहलाता है, क्यों किया जाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, वह रोचकता लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो देखिए, वह क्या करता है, रोचकता लाता है और बच्चे रोचकता और जोश लाता है, जिससे बहुत आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो कराते हैं वो इसीलिए कराई जाती हैं भाषा में, बच्चे आसानी से और जोश के साथ सीख पाएँ। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार। भाई परिवार के बाहर तो हो सकता है, स्कूल में सीख लेगा, अगर परिवार में नहीं सीखेगा। साहित्य नहीं, जरूरी थोड़ी ना है साहित्य पढ़े, साहित्य के अलावा गणित पढ़ता है, उसमें भी तो हिंदी होगी। समाज, हाँ, विद्यालय के बाहर परिवार में सीख सकता है, लेकिन अगर समाज नहीं होगा तो फिर भाषा नहीं सीख सकता। तो भाषा कहाँ से सीखी जाती है? समाज के द्वारा। प्रत्येक समाज की इसलिए अपने अलग अलग भाषा होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के आकलन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो जो इसका सही आंसर है वो है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ध्यान से देखिए प्रश्न को, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी, यहाँ ध्यान रखिए, क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो होता है एक तरीके से पूरा उसका मैनेजमेंट कि किस प्रकार से भाषा सीख रहा है। प्रश्न नंबर 23, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? ये पूछा है, बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा नंबर है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। देखो, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना ये गलत है। बच्चों को भाषा की जानकारी, नियमों की जानकारी देना ये तो वैसे ही गलत है। नियम की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बस वो अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से दे सके। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ये भाषा नहीं खेल के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी सुनाने का क्या उपयोग होता है? ठीक है, कहानी कहने के तरीके के द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो जो सही आंसर है वो है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, क्योंकि जब प्रत्येक कहानी के अंत में आपने देखा होगा सीखना, सीख क्या मिली, ठीक है, तो वो जो होता है बहुत ज़रूरी है और वही उस कहानी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रश्न नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है? क्या सबसे ज़्यादा सहायक है? पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा। तो जो सबसे ज़्यादा जो TLM जो इम्पोर्टेंट है अब बच्चों को जिससे सीखते हैं वो है वीडियोग्राफी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हो, तो वीडियोग्राफी इम्पोर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 26, यदि तुम्हें दलिया भरकर इसमें डलिया, ठीक है, यहाँ डलिया कर लीजिए, डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों के नए शब्दों से परिचित कराना। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका चिंतन करना, क्योंकि बच्चों को अनुभव और चिंतन को स्थान देना। हम आपसे कहें कि ऐसा करें, अगर सब बच्चों से कि आपको डलिया भरकर आम दे दें तो तुम क्या करोगे, और पूरे क्लास में सब स्टूडेंट से अलग अलग पूछें तो वो अपनी सोच और क्षमता के आधार पर अलग अलग जवाब देंगे। तो यहाँ पर मुख्य काम है वो अपने जो पूर्व अनुभव हैं उसके आधार पर चिंतन बताएगा कि हम ऐसा करें ऐसा करें। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है। ठीक है, पारिवारिक संवाद अभी मैंने बताया था, कुछ करना ही नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया, समाज बहुत जरूरी है भाषा सीखने के लिए। प्रश्न नंबर 28, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम, देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण, ज़्यादा वाला नहीं बताना है, जो सबसे कम है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में करवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो सबसे कम जो है वो है कहानी का व्याकरण समझना। ठीक है, मैंने बार बार कहा है नियम और व्याकरण सबसे कम इम्पोर्टेंस रखते हैं बच्चों को समझ और भाषा की समझ विशेषकर विकसित करने के लिए। 29 नंबर देखिए, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, गलत है। वो भाषा जब कोई विषय पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं और बीच में जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ वो भाषा पढ़ना भी सीख रहे हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसको? बार बार मैंने बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया। तो इस तरीके के सवाल बिल्कुल आपके करेक्ट होने चाहिए। ध्यान रखिए कि समाज बहुत ज़रूरी है भाषा सीखने के लिए, समाज के बिना नहीं सीख सकते। और वो आंसर ज़्यादा सही होगा जिसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर मिले, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।